हाँ, आवाज आ रहा है बच्चे? यस सर। कहाँ तक हो गया था? आई थिंक सो यही फॉर्मेशन ऑफ अमलगन शुरू करना था ना। तो देखो, ये फॉर्मेशन ऑफ अमलगम, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ना, मर्क्यूरी, लिक्विड मर्क्यूरी के अंदर डिजॉल्व होकर अमलगन बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हो सोडियम अमलगम का जरूर नाम सुने होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन में यूज होता है सोडियम अमलगम। बताओगे वो रिएक्शन का नाम? दैट इज ए रिडक्शन। दो तरह का फेमस नेम रिडक्शन था, याद है? नहीं सर, भूल गए। एक क्लीमेंसन रिडक्शन है और एक वोल्फ किस्नर रिडक्शन है। किसमें हम सोडियम अमलगम को यूज करते हैं, बताओ? चलो, कुछ भी याद नहीं है आप लोग को। चलो, तो ये क्या होते हैं, सोडियम अमलगम बनाते हैं। दूसरा है सॉलिडिटी इन लिक्विड अमोनिया। ये इंपॉर्टेंट है, सॉलिडिटी इन लिक्विड अमोनिया क्वेश्चन पूछे हैं मीन्स इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम, और ये एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम लिक्विड अमोनिया के अंदर डिजॉल्व होकर एक ब्लू कलर्ड लिक्विड सॉल्यूशंस बनाते हैं। क्वेश्चन पूछा करते हैं कि अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट को लिक्विड अमोनिया के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो ब्लू कलर सॉल्यूशंस किसके वजह से होता है? तो ये रिएक्शन ध्यान रखें, ये रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है कि सोडियम प्लस एक्स प्लस वाई अमोनिया लिक्विड, जब हम सोडियम को सॉल्वेंट अमोनिया सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो अमोनिया का एक्स मॉलिक्यूल्स है, एक्स मोल्स ऑफ अमोनिया जो है, ये क्या होगा, केटायन के साथ डिजॉल्व होकर सॉल्वेटेड अमोनियम केटायंस बनाएगा। और वाई मोल्स ऑफ अमोनिया जो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसके साथ कंबाइन होकर सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बनाता है। ये सोलवेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो नीचे दिखाई दे रहा ना, सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, इसी के वजह से जो कलर होता है आपका, जो कलर ऑफ द सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा करते हैं कि व्हाई द व्हेन एस ब्लॉक एलिमेंट डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया then tell me the reasons why the final solution turns to blue color। तो आपको ये बोलना पड़ेगा ड्यू टू सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स द फाइनल सॉल्यूशन, कलर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन इज ब्लू। और ये ड्यू टू दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, सॉल्वेटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, इट बिहेव एज ए पैरामैग्नेटिक इन नेचर्स। और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो सॉल्यूशन होता है अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, सब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये लिखा गया है द ब्लू कलर सॉल्यूशंस इज कंडक्टिंग इन नेचर। ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है ड्यू टू दैट अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। बेरिलियम मैग्नीशियम किस लिए, बेरिलियम मैग्नीशियम ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी डू नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। क्यों? रीजंस पता है, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है और साथ ही साथ आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई होता है। एक चीज और ध्यान रखना है, ये जैसे कि ब्लू कलर सॉल्यूशन फेड इफ सॉल्यूशन इज स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम। ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम सॉल्यूशन को लंबे समय के लिए छोड़ दे तो क्या होगा, कलर जो ब्लू कलर सॉल्यूशंस है दैट विल गेट्स फेड्स अवे। और उसका रीजन है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड फॉर्मेशन के कारण ही आपका ब्लू कलर सॉल्यूशन फेड्स हो जाता है। जैसे जैसे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जैसे आप सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, अमोनिया जो लोगे, कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया लोगे, तो क्या होगा, कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्रॉन्ज एंड इट बिकम डायमैग्नेटिक। और ये क्या होगा, जो फाइनल सॉल्यूशन होगा लंबे समय के लिए छोड़ दोगे तो ये ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ ये डायमैग्नेटिक का हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज ये जो बताया ना
कि डिजोल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें हर एक पॉइंट जो दिया गया है इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको बोलते हैं दैट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा NaOH। तो इस चैप्टर्स में यही NaOH इंपॉर्टेंट है, NaOH का प्रॉपर्टीज, NaOH का रिएक्शंस, हर एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़े। तो इसको सबसे पहले पूछता है कि इसको कौन सा प्रोसेस से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं, तो इसको हम लोग, इसको ध्यान रखिएगा, नेल्सन सेल। इसके लिए दो तरह का सेल यूज किया जाता है, एक तो आपका है नेल्सन सेल्स और एक दूसरा है दैट इज कैस्टर केल्नर सेल्स। कैस्टर केल्नर सेल, दोनों में ओनली थोड़ा सा फर्क है। ये नेल्सन सेल या डायफ्राग्राम सेल्स में हम लोग एनोड और कैथोड, एनोड कार्बन का यूज करते हैं और कैथोड आपका परफोरेटेड स्टील्स होता है, कैथोड आपका परफोरेटेड स्टील्स होता है। और कैस्टर केल्नर सेल्स में क्या देखोगे, चेंजेस क्या देखोगे, कैथोड आपका जो होगा लिक्विड अमोल्गम, ये मर्क्यूरी का यूज होता है। एनोड तो आपका कार्बन ग्रेफाइट का यूज होता है, कैथोड किसका यूज होता है, लिक्विड मर्क्यूरी का यूज होता है। वहां पर कैथोड परफोरेटेड स्टील था, परफोरेटेड स्टील्स मतलब स्टील के अंदर छोटा छोटा होल किया हुआ था, और यहाँ पर कैस्टर केल्नर सेल में कैथोड क्या चीज का बना हुआ होता है, मर्क्यूरी का बना हुआ होता है। यही फर्क है दोनों में। अब यहाँ रिएक्शंस, मैं बोला था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ कर आइएगा, पढ़ कर आएंगे आई होप सो। और ये रिएक्शंस एक बार फिर से एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। देखो क्लोरीन का प्रिपरेशंस में भी मैं ये रिएक्शंस लिखा था, इलेक्ट्रोलिसिस में भी पढ़ाया था, एक बार जल्दी से इसको क्विक रिकैप कर लो। तो इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस अमोनियम क्लोराइड ब्राइम सॉल्यूशन। एक्वस NaCl को ही ब्राइम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अभी आपके पास जो सॉल्यूशंस है, जो कंटेनर है, उसके अंदर क्या क्या चीज है, Na+ आयंस है, Cl- आयन है, साथ साथ वाटर है। तो नेल्सन सेल्स में क्या होता है, एनोड के ऊपर, एनोड जिसका पोलरिटी प्लस होता है तो क्लोरीन, Cl- और वाटर्स में किसका होता है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है, Cl- क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पर Cl2 गैस मिलता है, क्योंकि यहाँ पर Cl- का SOP वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हाई होता है। एनोड पर जिसका SOP का वैल्यू हाई होता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर जिसका SRP का वैल्यू हाई होता है उसी का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन गैस मिलता है, वाटर का रिडक्शन नहीं होगा, वाटर का रिडक्शन होता है तो ऑक्सीजन गैस मिलता है, सॉरी वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन गैस, वाटर का रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस। और कैथोड पर क्या देखोगे, कैथोड पर वाटर का ही रिडक्शन हो जाता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये Na+ एज इट इज देखो रखा हुआ है, और फिर जब हम ऐड करेंगे तो ये फाइनल रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, NaOH आपका मेन प्रोडक्ट है और क्लोरीन और हाइड्रोजन साइड प्रोडक्ट है। इसलिए मैं क्लोरीन का प्रिपरेशन में ये बताया था। एक चीज इसमें प्रॉब्लम क्या जाता है बच्चे, कि ये जो क्लोरीन यहाँ से निकलता है और ये जो NaOH बनता है, इन दोनों को कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर ये कांटेक्ट में आएगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस हो जाता है। क्लोरीन NaOH के कांटेक्ट में आएगा, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। क्या चीज में, NaCl में, और कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, NaOCl या NaClO3 में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि क्लोरीन जो होगा इट शुड नॉट कम इन कांटेक्ट विद NaOH। और एक चीज और, बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस जो सॉल्यूशंस आपका था NaCl, pH का वैल्यू उसका 7 था, क्योंकि NaCl न्यूट्रल्स होता है, ना तो केटायन का हाइड्रोलिसिस होता है ना तो एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है। बट आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस जो फाइनल सॉल्यूशंस है वो बेसिक नेचर्स का हो जाता है और pH का वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और, कैस्टर केल्नर सेल में क्या होता है पता है, कैस्टर केल्नर ये भी रिएक्शंस में इलेक्ट्रोलिसिस में बताया था। एनोड पर तो सेम रिएक्शंस होता है, एनोड पर सेम रिएक्शंस, क्लोरीन गैस मिलेगा। कैथोड के ऊपर क्या होगा, कैथोड पर यहाँ पर जो होता है ना मेटल Na+ का मर्क्यूरी के टूवर्ड्स अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसका एफिनिटी ज्यादा होता है, क्योंकि एमेल्गम बनाने का टेंडेंसी बहुत हाई होता है। इसलिए ये मेटल जो होगा ना, मेटल्स क्या करेगा, तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल्स बनाएगा, और सोडियम मेटल्स मर्क्यूरी के अंदर डिजोल्व होकर सोडियम अमलगम बनाएगा। यही ड्राइविंग फोर्स है। अदरवाइज सोडियम का रिडक्शन ये ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है।
सोडियम का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। सोडियम हैज हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम कभी भी इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करता है, बट ये मर्क्यूरी को देखकर अमलगम फॉर्मेशंस को लेकर ये तुरंत क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अमलगम फॉर्मेशंस करने के चक्कर में ये क्या किया, तुरंत रिड्यूस हो गया। तो अभी यहाँ पर क्या देख रहे हो, एनोड पर क्या मिल रहा है, एनोड पर क्लोरीन गैस मिल रहा है, और कैथोड पर क्या बन रहा है, सोडियम अमलगम बन रहा है। और फिर फाइनली क्या होगा, ये सोडियम अमलगम क्या होता है, देखो यहाँ पर नीचे में लिखा गया है कि सोडियम अमलगम वाटर के साथ रिएक्ट कर NaOH हाइड्रोजन और Hg में ब्रेक कर जाते हैं, और एनोड के ऊपर क्लोरीन मिला ही है आपको। फिर से फाइनली आपका जो प्रोडक्ट है NaOH Cl2 और H2 ही मिलता है। बट इसमें कैथोड कैस्टर केल्नर सेल और आपका कैस्टर केल्नर सेल्स और नेल्सन सेल्स में क्या फर्क है, ये समझ में आ गया होगा। कैथोड वहां पर परफोरेटेड स्टील का यूज किया जाता है, और यहाँ पर कैथोड का मर्क्यूरी का यूज किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शंस आपको मैं बता चुका हूं, जैसे मैं इसमें कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसका प्रॉपर्टीज देखो, एक पहला है डेलिकेसेंट व्हाइट क्रिस्टल्स। डेलिकेसेंट का मतलब होता है इट विल रिलीज मॉइस्चर्स। फिर ये रिएक्शंस विद एसिडिक ऑक्साइड, जैसे NaOH हम जानते हैं बेस है, जो एसिडिक ऑक्साइड है वो क्या है, एसिडिक ऑक्साइड जो आपका मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, बेसिक एसिडिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये NaOH का कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, आपको क्या समझना है, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालूंगा तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा सर? H2CO3 फॉर्मेशन। हाँ, H2CO3 बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो आपको फाइनली क्या करना है ना, अगर आपका एनहाइड्रस मतलब अगर आपका एसिडिक ऑक्साइड दिया हुआ है, तो आप ऐसा एज्यूम करें, दिमाग लगाकर एज्यूम करेंगे कि ये उसको पानी में हम डाल दिए तो क्या बनेगा। जैसे अगर हमें पूछे कि सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, सेम ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड बनता है। सर H2SO4 फॉर्मेशन। H2SO4 नहीं, H2SO3 फॉर्म होगा। हाँ सर, H2SO3 होगा। H2SO3। तो आपको अगर NaOH के साथ रिएक्शन लिखना है ना, तो क्या करो, ये दोनों कंबाइन होगा, ये दोनों। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो आप मन ही मन सोच लो कि कार्बोनिक एसिड बनेगा, मतलब CO2 प्लस वाटर, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। अब क्या करो ना, बेस का केटाइन लो और एसिड का एनाइन लो और मिलकर सॉल्ट बना लो, जो कि बना हुआ है, देखो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बना हुआ है। अब ये देखो, बेस क्या है, अगर ये जो एसिड है 2H प्लस देगा, तो अगर ये 2H प्लस दे रहा है तो बेस भी 2OH देगा, तभी 2 वाटर बनेगा। समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ, देखो ऐसे एक्चुअली ऐसा है कुछ, ये समझना जरूरी है कि मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये NaOH है, और अगर हम एज्यूम कर लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड बेसिकली क्या, इट इज ए मिक्सचर ऑफ H2O प्लस CO2। हमने एक एक्स्ट्रा पानी लिया है, रिएक्टेंट साइड एक एक्स्ट्रा पानी लिया है, तो देखो ये जो एसिड है 2H प्लस देगा, तो बेस भी 2OH देना चाहिए, तब जाकर 2 वाटर बनेगा। तो इसलिए बेस को 2 लेना पड़ेगा। ये 2H प्लस दे रहा है तो ये 2OH माइनस देगा, और फिर क्या बनेगा, 2 वाटर बनेगा। फिर क्या हो गया, ये अब एसिड बेस का केटाइन लो और एसिड का एनाइन लो, मिलकर सॉल्ट बना लो, क्या बना लेगो, सोडियम कार्बोनेट बना लो। अब ये फाइनल रिएक्शन लिखने वक्त ये तो वाटर, एक एक्स्ट्रा वाटर आप लिया, तो ये वाटर से ये जो 2 वाटर फॉर्म हुआ इसको कैंसिल कर दीजिए। इस तरह से रिएक्शन लिखना पड़ेगा, और ये फाइनल रिएक्शन आ जाएगा वहां पर। मैं एक चीज देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये भी बताया था, जैसे अगर मैं ये रिएक्शन को आप खुद एनालाइज करके देखिए, ये रिएक्शन को खुद एनालाइज करके देखिए। बेसिकली ये इसको पानी में डालेंगे, N2O3 को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा, सर HNO2 बनेगा। होगा, HNO2 बिल्कुल सही, HNO2। अब क्या करो, अब देखो हम जानते हैं ये HNO जो है ना, HNO, अब यहाँ पर 2 मोल HNO बनेगा, क्योंकि N2O3 है ना, N2O3 नाइट्रोजन 2 है, तो ये बैलेंस करने के लिए 2HNO3 लेना पड़ेगा। अगर N2O3 प्लस वाटर, दैट विल गिव्स राइज टू 2HNO3। क्या समझ में आ रहा है, बताओ। यस। हाँ, तो अब क्या करो,
ये क्या करो ना, एसिड का बेस का केटायन लो, क्योंकि ये 2H+ देगा, ये भी 2OH- देगा, मिलकर 2 वाटर बना लेगा। एसिड बेस का केटायंस और एसिड का एनायन मिलकर क्या बना लो, NaNO2 बना लो, 2 मोल, और साथ यहाँ पर 2 वाटर बनेगा, 1 वाटर के साथ कैंसिल कर दो इसके साथ। इसी तरह ये भी बताया था, अगर आपको याद हो, कि अगर यहाँ पर ये वाला रिएक्शन देखो, ये वाला रिएक्शन, अब यहाँ पर देखोगे नाइट्रोजन N2O4 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अगर +4 है तो HNO3 एंड HNO2 फॉर्मेशन करें। बिल्कुल बिल्कुल, +4 वाला ऑक्सी एसिड नहीं है, तो क्या होगा, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, मतलब 1 मोल आपका HNO3 भी बनेगा और 1 मोल आपका HNO2 भी बनेगा, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा। अगर हम N2O5 को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, HNO2 भी बनेगा और HNO3 भी बनेगा, दोनों बनेगा। और फिर क्या करेगा, एसिड NaH के साथ रिएक्शन कर कर सॉल्ट बनाएगा NaNO2 और NaNO3। तो क्या इस रिएक्शन, इस टाइप का रिएक्शन का बेसिक पहले भी समझाया हूँ, ये वाला, क्या ये समझ में आ रहा है? इट इज सिंपली ए एसिड बेस रिएक्शन। चलो बहुत अच्छा, अगर ये समझ में आ रहा है तो। जैसे ये वाला रिएक्शंस को एनालाइज करो, आपको ये रिएक्शंस को एनालाइज करो जल्दी से। अच्छा, कौन सा Cl2O7 को पानी में डालेंगे, कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा बताओ? कौन सा एसिड बनेगा? सर HClO3। नहीं यार, HClO3 कैसे बनेगा? HClO3 में तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +5 आएगा। पर क्लोरिक एसिड बनेगा, पर क्लोरिक एसिड, दैट इज HClO4। समझी? क्लोरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, देखो क्लोरीन का देखोगे तो ओनली 4 ही ऑक्सी एसिड आपको ध्यान रखना है। कौन सा? एक पेरेंट एसिड HClO3 जिसको हम क्लोरिक एसिड बोलते हैं, एक ऑक्सीजन माइनस करो तो क्लोरस एसिड, एक ऑक्सीजन और माइनस करो तो हाइपोक्लोरस एसिड। क्लोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, क्लोरिक एसिड पर क्लोरिक एसिड। एक में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 +7। तो इसलिए देखो, इसलिए देख लो सॉल्ट क्या बना है, सोडियम। इस सॉल्ट को कैसे, क्या नाम होगा बताओ? इस सॉल्ट का नाम क्या होगा? सोडियम पर क्लोरेट। हाँ गुड, सोडियम पर क्लोरेट नाम होगा, प्लस वाटर्स। अब देखो ये रिएक्शन देखने में कितना भयानक लगता है। देखो ये रिएक्शंस, अगर NaOH को हम P4O6 में डालेंगे तो रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो। अब ये देखो, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये क्या है, ये भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, सेम ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड बनेगा। कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा बताओ? H2PO3 फॉर्मेशन होगा। H2PO3। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ फास्फोरस का। +3 सर। ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या, देखो 6 ऑक्सीजन है, मिस -12 दैट इज 3 है। तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड दैट इज H3PO3 हो जाएगा। H3PO4 होता तो +5 हो जाता। H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो यही इसमें सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बनता है। तो आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर लिखा गया है नीचे, मैकेनिज्म भी बताया गया है। क्या P4O6 को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, H3PO3 बनेगा। यहाँ पर P4 है, 4 फास्फोरस है, इसलिए 4 मोल H3PO3 बन रहा है। और इसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगेगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्यों 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? क्योंकि आप देख रहे हो प्रोडक्ट साइड देखोगे तो 12 हाइड्रोजन्स है। 12 हाइड्रोजन्स के लिए हमको 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेना पड़ेगा। और यही जो एसिड देख रहे हो ना, ये एसिड कितना H+ देता है बताओ? इसका एसिडिटी, इसका बेसिसिटी कितना है इस एसिड का? सर 2 सर। 2, बिल्कुल। ये 2H+ देगा, 1 मोल 2H+ देगा। टोटल कितना मोल है? 4 मोल है, तो टोटल ये 8H+ देगा। टोटल ये 8H+ देगा। तो बेस भी आपको क्या, बेस भी 8OH- आना चाहिए।
8 OH माइनस आने के लिए हमको 8 NOH लेना पड़ेगा। और ये एसिड बेस रिएक्शंस हुआ, सॉल्ट बना, सॉल्ट। ये सॉल्ट देखो Na2HPO3, क्योंकि इसमें H3PO3 में 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए सॉल्ट कैसा बना, Na2HPO3 और 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह फिर पूछ देगा कि NaOH को P4O10 में डाल देंगे, ये नेक्स्ट वाला रिएक्शन P4O10 में डाल देंगे तो क्या फॉर्म होगा। तो इसका आप क्या करोगे, इसका आप कर लोगे एनालाइज, ये सबको कर लोगे ना एनालाइज। देखो इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब देखो इसको टफ क्वेश्चन बनाया जाएगा। देखो ये वाला एक ऊपर वाला समझा देता हूँ। देखो अगर P4 ऐसे समझो, अगर आपके पास P4O6 था, P4O6 था तो कौन सा ऑक्सी एसिड बना था बताओ? H3PO3। बिल्कुल H3PO3 बना था। और अगर आप P4O7 लोगे, यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +3 होगा। यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना होगा बताओ P4O7 में? 14/4 हो जाएगा। 14/4 वो कितना होता है? 14/4 दैट इज 3.5 आएगा। देखो 3.5 यहाँ लिखा हुआ है, ये 3.5। तो अगर हम इसको पानी में डालेंगे ना तो H3PO3 भी बनेगा और H3PO4 भी बनेगा। क्या ये समझ पा रहे हो? यहाँ पर जो देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। पानी में डालेंगे तो दोनों बनेगा। अब देखो कैसे रिएक्शन लिखते हैं हम, H4O7 को पानी में डालें तो ये देखो। अब ये समझना पड़ेगा, ये यहाँ पर एक दिक्कत आएगा क्या कि टोटल ये P4 है, तो ये फॉस्फोरिक एसिड 3 मोल बना और फॉस्फोरस एसिड 3 मोल बना और फॉस्फोरिक एसिड 1 मोल बना। ये कैसे पता चला आपको? ये पता करने के लिए देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर इस जो ये 3.5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है ना, H4O7 में जो 3.5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, इसमें तीन फॉस्फोरस जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का है और एक फॉस्फोरस +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो है ना P4O6 में क्या था, हर एक फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का था। इसी तरह P4, इसको समझने की कोशिश करो, ये इंपॉर्टेंट है। P4O7 में आपका देखो टोटल 4 फॉस्फोरस है, तो उसमें से 3 फॉस्फोरस जो होंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे और एक फॉस्फोरस जो होंगे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे। ये जो देखो जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आपका P4 ऐसे समझो P4O8 होगा, तो इसमें देखो इसमें आप ये ध्यान रखना कि 2 फॉस्फोरस जो होंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे और 2 फॉस्फोरस जो होंगे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे। समझ रहे हो ये चीज? बताओ। यस सर। ओके सर। हाँ, अगर P4O9 होगा तो बताओ इसमें P4O9 में क्या होगा? +3 वाले कितने होंगे, +5 वाले कितने होंगे? +3 होगा और +5 होगा। +5 1 होगा। नहीं, तो ये तो उल्टा बोल रहे हो आप। देखो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर ये सब रिएक्शन देखो, इससे आपको पता लग जाएगा। क्योंकि ये सब जो आपको दिखाई दे रहा नहीं, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हम पूछे कि S4O6 2- में क्या हर एक सल्फर, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आएगा S4O6 2- में? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस S4O6 2-? सर 5/2 हो जाएगा। 5/2 दैट इज 2.5। 2.5 ये 2.5 जो आ रहा है ना, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्वेश्चन पूछा करते हैं S4O6 2- में
इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो ये जो है ना, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। बेसिकली S4O6 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और ये मैं बताया भी हूँ। ऐसे देखो, S4O6 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बच्चे, ये बताया हूँ या नहीं बताओ? नहीं सर, रिडॉक्स रिएक्शन में है। हाँ, रेडॉक्स रिएक्शंस में है। तो इसमें देखोगे ये सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बताओ? जो लास्ट वाला सल्फर है ऑक्सीडेशन स्टेट उसका कितना है? सर +5 है। हाँ बिल्कुल गुड, +5 ये भी सल्फर +5, और ये दोनों सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है, बीच में 2 वाला। मतलब इसमें से 2 सल्फर +5 वाले हैं और 2 सल्फर 0 वाले हैं। तो अभी इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कैसे निकालते हैं कि 2 सल्फर जो है +5 वाले हैं और 2 सल्फर जो हैं 0 वाले हैं, अपॉन 4 करते हैं। तो अभी निकालोगे ना तो इट विल कम 10/4 दैट इज 2.5। समझ रहे हो? जो 2.5 आ रहा था वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट उसमें जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें क्या एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या देखा कि उसमें 2 सल्फर +5 वाले हैं और 2 सल्फर 0 वाले हैं। सर आपका आवाज थोड़ा कट रहा है। आवाज कट रहा है? सर तो कहीं से साउंड आ रहा है। सर ये आपका नहीं है, किसी का वो ऑन। ये पिंकी विश्वास। तो ये रिएक्शंस आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा दिमाग और लगाना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, रिएक्शंस विद एसिड। ये तो नॉर्मल है, कोई भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर सॉल्ट और वाटर बनता है। देख लो यहाँ पर, जैसे HCl के साथ रिएक्शन हुआ, सॉल्ट वाटर बना। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स। रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स जैसे बोरॉन और सिलिकॉन। देखो ये बोरॉन के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। NaOH बोरॉन के साथ रिएक्ट कर क्या बनाता है, आपको पता होगा, बोरिक एसिड। इसका बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3BO3। ये बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड। अच्छा ये बताओ, इस बोरिक एसिड में इस बोरिक एसिड का बेसिसिटी कितना होता है? 1 होता है सर। सर मोनोबेसिक एसिड। ये बोरिक एसिड का बेसिसिटी कितना होता है? सर मोनोबेसिक एसिड होता है। हाँ, ये दिस वन इज मोनोबेसिक एसिड। और वो भी ये अपना H+ नहीं देता है, ये क्या करता है, वाटर से OH- एक्सेप्ट करके, हाँ OH- एक्सेप्ट करता है। क्योंकि बोरिक एसिड में इसका लुईस, ये दिस वन इज वेरी गुड लुईस बेस, सॉरी लुईस एसिड, लुईस एसिड। क्योंकि बोरॉन के वैलेंसेस में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये क्या करता है, वाटर से OH एक्सेप्ट करता है और H+ लीच करता है। उसी H+ के कारण इसको हम लोग मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जैसे देखिए कि ये बोरॉन के साथ रिएक्ट कर बोरेट बनाते हैं, सिलिकॉन के साथ रिएक्ट कर सिलिकेट बनाते हैं, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व करते हैं। अब ये आगे आगे और इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको देखते हैं। ये मतलब हम बोलूँगा ना कि ये देखोगे, क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो कम से कम 5 बार 6 बार पूछा गया है कि बेस
कि NaOH इनफैक्ट कोई भी बेस हो, NaOH किसी भी, देखो 4 ही ध्यान रखना, एक फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये टोटल 5 हो गया बेस। इन 5 के साथ रिएक्ट कर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मैं बोला? NaOH इनफैक्ट एनी बेस, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इन 5 के साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इस फॉस्फोरस और क्लोरीन के साथ अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं, फॉस्फोरस और ये क्लोरीन, तो ये कैसे होता है, इसको ध्यान रखें, कैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो जैसे हम पहले क्या बताते हैं, फॉस्फोरस NaOH के साथ रिएक्शन, NaOH फॉस्फोरस के बारे में बता रहे हैं। देखो कोई भी रिएक्शन हो, अगर फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन हो रहा है या सल्फर के साथ रिएक्शन हो रहा है तो एक प्रोडक्ट फिक्स है। अगर फॉस्फोरस का हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फॉस्फोरस, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या बोलोगे? -3, बिल्कुल। तो एक प्रोडक्ट इसका 3 फिक्स है कि माइनस, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फॉस्फोरिन में देखोगे तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हम आपसे पूछे कि सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2। तो एक प्रोडक्ट फिक्स है कि इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला दैट इज H2S, इसमें देखोगे सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। मतलब ये दिमाग में बैठा लो कि ये जो नॉन मेटल्स है बेस के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट तो फिक्स है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनाएंगे। इसी तरह अगर हाइड्रोजन के साथ देखोगे तो हाइड्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1। तो -1 तो देखोगे तो एक प्रोडक्ट फिक्स होगा NaX टाइप का बनाएगा। इसमें देखोगे यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक चीज तो ध्यान रहेगा कि एक प्रोडक्ट हमको पता चल गया कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा, और एक प्रोडक्ट जो होगा ना, एक दूसरा प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सुनो। अब ये डिपेंड करेगा, दूसरा प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि ये डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। फॉस्फोरस के केस में दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूट वाला भी एग्जाम में पूछ लिए हैं और कॉन्सेंट्रेटेड वाला भी एग्जाम में पूछ लिए हैं। अगर डाइल्यूट होगा तो एक प्रोडक्ट आपका, ये ध्यान रखना, ये कौन सा एसिड है, इसका नाम बताओ जल्दी से। इस एसिड का नाम क्या है? सर फॉस्फोरस एसिड, नहीं सर, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन दिस हाइपोफॉस्फोरस एसिड? +1। बिल्कुल। और इसमें अगर +1 और ये मोनो बेसिक एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड है, कैसा है बताओ? सर मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड है। तो ये जब भी सॉल्ट बनाएगा, कैसा सॉल्ट बनाएगा? NaH2PO2 टाइप का बनाएगा। समझ रहे हो ये चीज? NaH2PO2 टाइप का सॉल्ट बनाएगा। तो देखो ये जो सॉल्ट बना गया, मतलब ये चीज ध्यान रखना है, अगर डाइल्यूट होगा तो क्या, एक तो -3 वाला, और दूसरा जो सॉल्ट होगा वो +1 वाला बनाएगा, +1 वाला। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड होने पर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होने वाला ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा, 0 से बढ़ाकर वो +5 ले जाएगा। देखो एक चीज तो एक फिक्स है, अगर चाहे डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, एक प्रोडक्ट फिक्स PS3 -3 वाला। अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो तो उसको क्या होगा, +5 तक लेकर जाएगा। अगर डाइल्यूट हो तो कहाँ लेकर जाएगा, +1 तक। ये चीज समझ में आ गया? दोनों प्रोडक्ट ध्यान रहेगा। यस सर। हाँ चलो, अब यहाँ पर देखो, इसका मैकेनिज्म कोई समझना चाहेगा। अगर मान लो कि एग्जाम में भूल गए हैं आप, तो यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करो। ये P4 का स्ट्रक्चर बताया था, P4 P4O6 P4O10, ये दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसका स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ PP बॉन्ड, नंबर ऑफ POP बॉन्ड, नंबर ऑफ P सिंगल बॉन्ड हो, नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड हो, ये सब बताया था ना, वो सब काउंट करना। ये P4 का स्ट्रक्चर है। अब ये क्या, देखो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा इसका। तो कैसे ब्रेक कर रहा है ये ध्यान देना। देखो यहाँ पर क्या किए हम, ये जो P है, ये जो फॉस्फोरस है, PP बॉन्ड है, इसको तोड़े और क्या किए, इसको H दिए एक साइड को और OH दिए।
इसको H दिए, इसको OH दिए, मतलब एक फोस्फोरस को हम क्या करना चाह रहे हैं, PH3 निकालना चाह रहे हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसको भी तोड़े, इसको भी H दिए और नीचे को OH दिए, क्या बन गया, PH3 बन गया। हमने कितना वाटर मॉलिक्यूल्स यूज किया, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज किया अभी तक। अब ये टूटने के बाद ऐसा हो गया, देखो ये फोस्फोरस इधर वाला यहाँ है, ये फोस्फोरस इधर वाला और यहाँ है नीचे वाला। तो क्या देख रहे हो, हर एक फोस्फोरस के पास क्या है, इस फोस्फोरस के बाद पास भी OH आ गया, OH आ गया, यहाँ पर भी OH आ गया। अब क्या करो ना, यहाँ पर क्या किए हम, अल्टरनेटिवली तोड़ना शुरू कर दिए। अल्टरनेटिवली मतलब इस बॉन्ड को तोड़े, इधर इधर OH है तो इधर H दिए और OH, फिर इसको तोड़े तो क्या करेंगे, यहाँ OH दिए तो इसको H देंगे, OH देंगे, फिर यहाँ तोड़े तो क्या करेंगे, ये OH तो H दिए, OH दिए। ऐसा करने पर क्या होगा, 3 मोल H3PO2 आएगा, 3 मोल H3PO2 आएगा और H3PO2 आएगा। और ये पहले बनाया गया ऐसा, बट ये टोटोमेराइज हो जाएगा कैसा, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये H3PO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, बताओ। यस सर। इस तरह का ये मतलब मैकेनिज्म इसमें होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है। देखो वो नीचे वही चीज लिखा गया है कि टोटल कितना मोल रिएक्ट कर ये बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मतलब फास्फोरस के साथ इंपॉर्टेंट है, सल्फर के साथ भी एक प्रोडक्ट फिक्स है। सल्फर के साथ एक प्रोडक्ट तो दैट इज Na2S, और एक प्रोडक्ट जो होता है +2 वाला हाइपो सॉल्यूशन बनाता है। आपको पता होगा कि H2O3 को ही हाइपो सॉल्यूशंस बोलते हैं हम लोग। Na2H2O3 को हाइपो सॉल्यूशन बोला जाता है। तो एक प्रोडक्ट, एक सल्फर के केस में एक -2 वाला सॉल्ट और एक दूसरा सॉल्ट +2 वाला। फॉस्फोरस के केस में क्या, एक प्रोडक्ट -3 वाला, एक प्रोडक्ट -3 वाला और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा, दूसरा प्रोडक्ट अगर डाइल्यूट है तो +1 सर। डाइल्यूट के केस में सॉल्ट +1 और कॉन्सेंट्रेटेड है तो +5 वाला, +5 वाला। और इस केस में 2 सॉल्ट बनाएगा, एक -2 और एक दूसरा +2 वाला। अगर क्लोरीन है, क्लोरीन के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन है, एक सॉल्ट तो -1 वाला फिक्स है और दूसरा सॉल्ट देखोगे तो +1 वाला, क्योंकि डाइल्यूट है। डाइल्यूट क्या करता है, ज्यादा जंप नहीं कर पाता। अगर कॉन्सेंट्रेटेड देखो यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड लोगे तो क्या होगा, +5 में पहुंचा देगा इसको। जैसे फोस्फोरस के केस पे क्या देखा था, उसको +5 में पहुंचा कर लेकर चला गया। ये जब ये कॉन्सेंट्रेटेड लोगे तो क्या होगा, +5 में। हर ये जो सॉल्ट बना रहा है, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, ये बना रहा है, +5 वाला बना रहा है। तो ये सब चीज आप ध्यान रखोगे। मतलब आप बेसिकली क्या ध्यान रखोगे, सॉल्ट के केस में क्या, इतना सब याद नहीं करना है। सॉल्ट के केस में क्या, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में अगर डाइल्यूट हुआ तो एक -1 वाला और एक +1 वाला। ये -1 वाला तो फिक्स है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फिक्स है सॉल्ट, और एक दूसरा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, मतलब अगर कोल्ड और डाइल्यूट है तो +1 वाला, अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो +5 वाला सॉल्ट। अगर सल्फर है तो फिक्स है, सल्फर है तो एक -2 का सॉल्ट और एक +2 का सॉल्ट। अगर फॉस्फोरस है तो एक फिक्स है। फॉस्फोरस के केस में सॉल्ट नहीं बनता है। क्यों नहीं सॉल्ट बनता है पता है, PH3 क्यों बनता है, क्योंकि PH3 एक बेस है और NaOH भी एक बेस है। तो सॉल्ट, बेस और बेस में रिएक्शंस होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए क्या देखोगे, PH3 बनता है। और दूसरा एसिड बनता है, इसलिए देखता है सॉल्ट बनता है। दूसरा एसिड बनता है, दैट वन इज H3PO2, और ये एसिड है, NaOH के साथ रिएक्ट कर तुरंत सॉल्ट बना लेता है। क्या आपके दिमाग में कुछ जा रहा है ये सब? यस सर। चलो ओके। देखो जैसे एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा कि ब्रोमीन और ये बेस का नाम लिख दिया सोडियम कार्बोनेट, तो यही सेम काम होगा। ये कॉन्सेंट्रेटेड लिखा था, कॉन्सेंट्रेटेड,
हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ नहीं है। तो ये क्या करेगा, आपको दिमाग में ये फिट होना चाहिए, एक प्रोडक्ट -1 वाला बनाएगा सॉल्ट, और दूसरा सॉल्ट +5 वाला बनाएगा। और अगर अगर NaOH था तो पानी निकल रहा था, बट कार्बोनेट है इसलिए क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो अब ये समझ में आ गया कि कैसे सॉल्ट के साथ रिएक्शन, कैसे ये जो चाहे वो फॉस्फोरस हो, चाहे सल्फर हो, चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो, NaOH के केस में क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। अब फिर उसके बाद रिएक्शंस विथ मेटल्स। अब ये ध्यान रखना, अल्कली मेटल जो होते हैं, अल्कली मेटल NaOH के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं। ये सब कुछ एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। जैसे आपको गाना याद करने के लिए बोला गया था, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। ये जो लेड और तीन है, इसका +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों स्टेबल्स होता है, सॉरी दोनों एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अगर आपसे पूछी कि लेड का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो क्या बोलोगे, लेड और टीन? +2। हाँ, लेड और टीन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अभी यहाँ पर ध्यान रखो, इन जनरल अल्कली मेटल्स और NaOH के बीच में कोई रिएक्शंस नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि अल्कली मेटल्स पानी में डालने पर करस्पॉन्डिंग बेस बनाता है, और बेस के साथ कैसा रिएक्शन नहीं हो पाता है। बट ये जो एम्फोटेरिक मेटल्स है, एम्फोटेरिक मेटल्स NaOH के साथ रिएक्शंस करते हैं, और रिएक्शंस करने के बाद क्या करते हैं उसको देखिए आप। अब ये NaOH के साथ रिएक्शन कर देखो, या तो जो सॉल्ट बनाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा। देखो ये Na है, +2 ऑक्सीडेशन, मेटल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन करना मतलब MO2 देना, क्योंकि ये सॉल्ट जो बना Na + MO2-। अगर इसमें पूछे कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो क्या बताओगे, बताओ जल्दी से। मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट M का +3 सर। +3, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन है -4, और -4 और एक माइनस चार्ज पहले से ही है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये हाँ, इसमें ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। अगर मैं ऐसा कर दूं, Na2MO2 कर दूं, तो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का कितना होगा, बताओ। +2। देखो ये ध्यान रखो, ये रिएक्ट कर या तो Na2MO2 टाइप का सॉल्ट बनाएंगे, जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, या तो ये NaMO2 टाइप का सॉल्ट बनाएंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3, और या तो नहीं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सॉल्ट बनाएंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि कैसा, अगर जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, तो ये जो सॉल्ट बनाएगा ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सॉल्ट बनाएगा। मतलब कैसा सॉल्ट बनाएगा, जिंक के केस में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बताओ, Na2ZnO2। समझ रहे हो ये चीज? हाँ सर। और इसी को अगर याद हो तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, सोडियम जिंकेट बोलते थे। अगर एल्युमिनियम होगा तो कौन सा सॉल्ट बनाएगा, बताओ, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, कौन सा सॉल्ट, बीच वाला, और फॉर्मूला क्या होगा, बताओ। NaLO2। हाँ, NaAlO2, बिल्कुल सही, +3 वाला। अगर मान लो कि लेड +4 वाला होगा, तो कैसा सॉल्ट बनाएगा, बताओ, उस सॉल्ट का नाम बताओ, लेड। Na2PbO3। बिल्कुल, गुड। मीन्स अब ये सॉल्ट अगर आप तो ये जानते हो ना, ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हो कि जिंक का वैलेंसी 2 होता है, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, बेरिलियम का वैलेंसी 2 होता है, ये सब आपको पता है। तो सॉल्ट भी डिटरमाइन करने के लिए आप आसानी से सॉल्ट लिख दोगे, जैसे आप बता रहे थे, बिल्कुल सही था कि जैसे देखो, अब यहाँ से अब ये जिंक आया, बेरिलियम आया, तो आपको पता है इसका वैलेंसी 2 होता है। तो सॉल्ट एनीवे सॉल्ट बनाओगे कैसा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सॉल्ट बनाओगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बेराइलेट। समझ रहे हो ये चीज? जैसे यहाँ पर और नीचे
जिसे केस में देखो पीवी के केस में यहाँ पर इससे रिएक्ट करेगा तो क्या प्लम्बेट बनाएगा, प्लम्बेट, क्योंकि पीवी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होता है +4 भी होता है। तो पीवी यहाँ पर जो बनाया है तो देख रहे हो यहाँ पर पीवी का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो कितना है 6 और 6 +4 +4 है, प्लम्बेट बनाया। आगे बढ़ो। अब ये रिएक्शंस विथ सॉल्ट ये भी बता चुका हूँ, ये सब आपको पी ब्लॉक में पढ़ा है ना, वहां पर ये जरूर आया होगा, पी ब्लॉक पढ़ाया है तो वहां पर आया होगा। अभी एक बात देख लीजिए, हम आपकी कल ही बता रहे थे कि अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं एसिडिक नेचर्स के होते हैं, उसको किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कराओगे ना तो एसिड बेस रिएक्शन का सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और अमोनिया गैस रिलीज होता है। ये रिएक्शन ये जो देख रहे हैं ना ये बेसिक रूल्स है। जैसे ये भी कल ही बात होगी तो अमोनिया को अगर HCl के अंदर हम डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, वाइट डेंस फ्यूम, अमोनियम क्लोराइड का वाइट डेंस फ्यूम मिलता है। तो कोई भी अमोनियम सॉल्ट एसिडिक नेचर्स का होता है, बेसिक नेचर्स का होता है। इन दोनों में रिएक्शंस होगा, अमोनिया गैस निकलेगा। और अमोनिया गैस का टेस्ट क्या है, अमोनिया गैस को अगर HCl के अंदर डिप करेंगे तो वाइट डेंस फ्यूम, अमोनियम क्लोराइड का वाइट डेंस फ्यूम्स मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट भी बोला था, कल ही बता रहा था कि ये जो टेस्ट है ना अमोनिया का इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या टेस्ट याद है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है, कैसे पता लगेगा कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेस्टलेस होता है सर, क्या टेस्टलेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। टेस्टलेस होता है, ये टेस्ट हुआ, ये टेस्ट हुआ। जैसे अमोनिया गैस को हम HCl के अंदर पास करके देख लेंगे, अगर आपको वाइट डेंस फ्यूम्स मिल रहा है तो हम बोल देंगे अमोनिया है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हाँ टेस्ट सर, करेंगे, उसको सर सोडियम उससे पास करेंगे तो वो लाइम लाइम सोडियम से पास करेंगे। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, वो कहने ऐसे बोलो कि सोडियम कार्बोनेट। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास करेंगे तो मिल्कीनेस आएगा। और अगर एक्सेस ऑफ अगर CO2 पास करा देंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। तो ये कोई हुआ लॉजिकल बात हुआ, समझा। ये टेस्टलेस होता है, ये बोलना गलत होगा वहां पर। जैसे ये बताया था कि सल्फर SO3 का टेस्ट बताओ, तो SO3 का भी सेम टेस्ट है। SO3 को भी हम क्या करेंगे, लाइम वाटर के पास करेंगे तो क्या होगा, मिल्कीनेस आएगा। वहां पर उस केस में क्या बनेगा, कैल्शियम इस केस में कैल्शियम कार्बोनेट बना, दूसरे केस में क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फाइड बनेगा, CaSO3 वो मिल्कीनेस आएगा। और एक्सेस ऑफ SO3 पास कर देंगे तो क्या होगा, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। चलो तो देखो यहाँ पर ये देखो रिएक्शन, ये जानते हैं नेचर्स का और ये बेसिक नेचर्स का है। तो क्या होगा, अब हम जानते हैं बेस का केटायंस लो और एसिड का एनायन लो और सॉल्ट बना दो NaCl। अब ये क्या बचा, अमोनियम आयन मैं बता चुका हूँ कि एसिडिक नेचर्स का है। तो क्या करेगा, ये एक H+ देगा और ये अगर H+ दिया तो बेस माइनस दिया और मिलकर क्या बना लिया, वाटर बना लिया। और फिर ये क्या बन गया, अमोनिया बन गया। अमोनिया H+ देने के बाद अमोनिया बन गया ना, अमोनिया गैस निकल गया। जैसे देखो ये समझने की कोशिश करिए, अगर अमोनियम सल्फेट हो, ये अमोनियम सल्फेट है तो ये क्या करेगा, पहले एक सॉल्ट बना दो। क्या कैसे बनाओगे, एक सॉल्ट क्या बन जाएगा, बेस का केटायंस लो और एसिड का एनायंस लो, सोडियम सल्फेट बनेगा, क्योंकि सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, इसलिए आप 2 मोल ऑफ NaOH लेना पड़ेगा। अब क्या करें, देखो यहाँ पर 2 अमोनियम आयन है, यहाँ पर 2 OH भी है, तो 2 अमोनियम आयन क्या करेगा, 2H+ देगा और ये बेस का 2OH माइनस के साथ कंबाइन कर 2 मोल ऑफ वाटर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है बताओ, ये रिएक्शंस को इसी तरह एनालाइज करो जल्दी से।
यस सर। हो गया? हाँ सर। यस एक सर। ही का हुआ या देखो इनऑर्गेनिक में है ना, मैं आपको समझा ही सकता हूँ, उसके बाद थोड़ा आपको घर में जाकर एफर्ट लगाना पड़ेगा। हम रिएक्शंस को समझा ही सकते हैं, रिएक्शंस का क्या कॉमन फीचर्स है, कैसे क्या रूल है, ये समझा ही सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको घर में जाकर खुद कॉपी पेन लेना पड़ेगा और एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जब तक ये काम नहीं करोगे तो कोई भी, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको खुद एफर्ट पैर हाथ मारना पड़ेगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब जो है ना, ये सब एक चैप्टर्स होता है, दैट वन इज सॉल्ट एनालिसिस। तो ये सब जो अभी पढ़ा रहा हूँ ये सॉल्ट एनालिसिस का ही पार्ट है। तो सॉल्ट विच फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ऐसा सॉल्ट जो कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये जो गाना है ना, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, तो इसमें से जो रेड कलर से मैं टिक किया हूँ, ये जो रेड कलर से टिक किया हूँ, ये सब का जो सॉल्ट होगा ना, ये सब का जो सॉल्ट होगा पहले NaOH के साथ रिएक्ट कर, ध्यान से सुनो, NaOH के साथ रिएक्ट कर कर पहले एक क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। अगर आप एक्सेस ऑफ NaOH में पास कर दोगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो जाएगा। यही चीज, जैसे देखो ये जिंक सल्फेट NaOH के साथ रिएक्ट कर कर व्हाइट PPT बनाया। अगर मैं एक्सेस ऑफ NaOH पास करा दिया, जिंक हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, ये क्या बना लेगा, सोडियम जिंकेट, और ये सॉल्युबल हो जाता है। तो ये जो भी मैं रेड कलर किया हूँ, ये सब जो सॉल्ट है पहले NaOH के साथ रिएक्ट कर कर क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे। अगर एक्सेस ऑफ NaOH पास करा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो जो आपका प्रेसिपिटेट बना वो सॉल्युबल हो जाएगा। समझ रहे हो ये चीज? जैसे देखो यहाँ पर आगे, जैसे देखो ये रिएक्शन, ये SN, आपको पता है कि मैं SN में भी टिक मारा था, NaOH के साथ रिएक्ट किया, SnOH2 प्रेसिपिटेट बनाया, और फिर क्या किया, एक्सेस ऑफ NaOH हम पास करा दिए, प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो गया। और आपको ये समझ में आना चाहिए, ये जो मैं सॉल्ट बना रहा हूँ, ये सॉल्ट अभी बनाना सिखाया। हम जानते हैं इसमें टीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो सॉल्ट कैसा बनाएगा, Na2MO2 टाइप का, क्योंकि इसमें भी टीन का मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होना चाहिए। अगर मान लो कि कोई सॉल्ट +4 टाइप का, +4, अगर उस सॉल्ट में मेटल का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन करना है तो कैसा सॉल्ट होगा, बताओ, सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ। Na2MO3 सर। Na2MO3, बिल्कुल गुड, Na2MO3। तो यही चीज समझना पड़ेगा। जैसे नीचे देखो, नीचे वाला देखो रिएक्शन आप, यहाँ पर पहले क्या बनाया, SnCl4, ये जो सॉल्ट है NaOH के साथ रिएक्ट कर सॉल्ट बनाया, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाया, एक्सेस ऑफ NaOH से पास किए, तो यहाँ पर देख रहे हो टीन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सॉल्ट भी हम बनाए क्या, Na2MO3 टाइप का। समझ गया ना ये चीज? एक चीज अगर मैं ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बताया था, जिंक एक ऐसा मेटल्स है, जिंक का सॉल्ट क्या होता है ना, जिंक का सॉल्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पहले क्या करता है, ये सिमिलर रिएक्शन शो करता है। मतलब मेरा बोलने का क्या मतलब है
कि ये जो जिंक का सॉल्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी पहले रिएक्ट कर कर एक प्रेसिपिटेट बनाता है। अगर आप एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास कर दोगे तो वो क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा, जैसे। बट अदर लिस्ट में जो और भी सॉल्ट है ना, वो सब सिर्फ सिर्फ प्रेसिपिटेट बनाते हैं। एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास किए तो सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे आप देखो, अगर मैं लेड का सॉल्ट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पास करूं तो PbOH प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब अगर हम एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास कराएंगे ना, तो ये सॉल्ट ये जो प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। समझ रहे हैं बात को। बट ये जो जिंक है, जिंक एक ऐसा एलिमेंट है, जिंक का सॉल्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से पास कराया, ZnOH2 बना, प्रेसिपिटेट बना। अगर हम एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करा देंगे तो क्या बना, ये जो प्रेसिपिटेट देख रहे हो ZnOH2 का, ये सॉल्युबल हो जाएगा। बट अदर के केस में क्या ऐसा नहीं होता है। ओनली जिंक का जो सॉल्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो या NaOH हो, पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा। एक्सेस ऑफ NH4OH पास करो, एक्सेस ऑफ NaOH पास करो, तुरंत सॉल्युबल हो जाएगा। बट अदर सॉल्ट आर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा, एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास करोगे, प्रेसिपिटेट सॉल्युबल नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रहा है, बताओ। समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। इसी तरह कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो कि इंसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। NaOH के साथ रिएक्शन कर इंसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मतलब अगर हम एक्सेस ऑफ NaOH पास कराएंगे तो भी ये सॉल्ट क्या होगा, इंसॉल्युबल, प्रेसिपिटेट ही बने रहेंगे, सॉल्युबल नहीं होंगे। जैसे ये ध्यान रखिए, कॉपर सल्फेट, कॉपर का सॉल्ट, आयरन का सॉल्ट, मैग्नीज का सॉल्ट, निकेल का सॉल्ट, ये सब जो सॉल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब सॉल्ट NaOH के साथ रिएक्ट कर ओनली प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अगर हम इसमें एक्सेस ऑफ NaOH पास कराएंगे तो ये प्रेसिपिटेट एज इट बने रहेंगे। बट मैं अगर जिंक का सॉल्ट लाकर NaOH के साथ डालूं, पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा, एक्सेस ऑफ NaOH पास करूंगा तो प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाएगा। अगर मैं टीन का प्रेसिपिटेट लाऊंगा तो क्या होगा, टीन का सॉल्ट लाऊंगा तो पहले प्रेसिपिटेट बनेगा, एक्सेस में पास करूंगा तो सॉल्युबल हो जाएगा। बट ये सब कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जो NaOH के साथ रिएक्ट कर चाहे आप एक्सेस ऑफ NaOH पास करो, ये प्रेसिपिटेट बने के बने रहते हैं। तो ये भी लिस्ट ध्यान रखोगे, कॉपर का सॉल्ट, आयरन का सॉल्ट, मैग्नीज का सॉल्ट, निकेल का सॉल्ट। फिर नेक्स्ट क्या है, ऐसे सॉल्ट जो कि अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसे सॉल्ट, पहला था ऐसे सॉल्ट जो सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट में था ऐसे सॉल्ट जो इंसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अभी हम उस केस को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे सॉल्ट जो कि अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। उसमें से ध्यान रखिएगा, ये मर्क्यूरी और एजी का जो ऑक्साइड होता है, ये अगर आपको याद हो कि AgTO को हिट करते हैं तो तुरंत ये ब्रेक होकर क्या मिलता है, Ag और ऑक्सीजन गैस मिलता है। अगर आपको याद हो तो यही सेम रिएक्शंस ऑक्सीजन का प्रिपरेशन में बताया था। ऑक्सीजन गैस का प्रिपरेशन में अगर आपको याद हो तो मैं मर्क्यूरी ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड बनाया था, याद है ये रिएक्शंस? नहीं याद है? जैसे AgCl NaOH के साथ रिएक्ट कर अनस्टेबल हाइड्राइड बनाया और ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा। क्या चीज में ब्रेक हो जाएगा, देखो नीचे लिखा गया है, ब्रेक हो जाएगा AgTO और HgH वाटर में, और AgTO भी फर्दर ब्रेक हो जाएगा Ag प्लस ऑक्सीजन गैस में।
तो ऐसे सॉल्ट मर्क्यूरी और एजी का हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होता है, तुरंत ब्रेक होकर फाइनली एजी या एचजी देता है। फिर इसका देखो कॉस्टिक प्रॉपर्टी, ये क्या करता है, इट अटैक ऑन द स्क्रीन प्रोटीन एंड फॉर्म ए लूज पेस्टी मास, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। इसका कॉस्टिक एक्शंस होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन जो भी स्किन का प्रोटीन होता है ना उसी को अटैक करता है ये कॉस्टिक सोडा, इसलिए इसका नाम ही है कॉस्टिक सोडा। NaOH एक्वस को हम सोडा लाई बोलते हैं, KOH एक्वस को हम सोडा पोटास लाई बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जल्दी जल्दी से रीड करते जाएंगे और उसके बाद हम इसको बाइंड अप करेंगे। हाँ, इसका प्रिपरेशन मेथड इंपॉर्टेंट है, तो इसका प्रिपरेशन मेथड देखो, हम इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10 वाटर होता है। अगर सिर्फ Na2CO3 रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ Na2CO3 को बोलेंगे तो उसको ड्राई, हम उसको सोडा ऐश बोलेंगे, क्या, सोडा ऐश। और अगर सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर रहेगा तो सोडा वॉशिंग सोडा हम उसको बोलेंगे। तो इसका प्रिपरेशन, इसका नाम ध्यान रखना, जैसे अगर हम पूछे कि डेक्कन प्रोसेस से क्या बताओ, डेक्कन प्रोसेस से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस, कॉन्टेक्ट प्रोसेस से कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, सर HNO3 सर। तो रिवीजन है। सर फिर से बोलिए, आवाज सुनाई नहीं दिया। मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन करता है घर में तू? हाँ सर। सही भी बोला होगा। कॉन्टेक्ट प्रोसेस से हम HNO3 बनाते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा प्रोसेस से बनाते हैं? हाँ सर, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हैं। अच्छा, अब सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। चलो, तो इसको ध्यान रखना कि ये जो वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय सोल्वे प्रोसेस। ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे होंगे तो इस तरह आपको जरूर मिला होगा, इस तरह का कॉलम, मैच द कॉलम देखोगे, इधर लिख देगा सॉल्वे प्रोसेस, इधर प्रोडक्ट लिखा रहेगा कि सॉल्वे प्रोसेस से क्या ऑब्टेन होता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस, डेक्कन प्रोसेस, हैबर प्रोसेस। तो ये सब एक साइड नाम लिखा रहेगा, दूसरा साइड प्रोडक्ट नाम लिखा रहेगा, तो आपको सिर्फ मैच करना पड़ेगा। तो एक बार आप जरूर ये सब कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, प्रोसेस लिख देगा और कैटलिस्ट का नाम लिख देगा। तो ये सब के लिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोसेस से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, कौन सा कैटलिस्ट उसमें यूज होता है। तो ये सब थोड़ा एक जैसे होता है ना कि अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और ये सबको लिखो और उसको बार पढ़ो। देखो, मैं ये बोलूंगा कि कोई एक ही जैसे NCERT बुक को 5 बार पढ़ो, नोट्स को 5 बार पढ़ो, ऐसा नहीं कि डिफरेंट बुक लिए और उसको पढ़ना शुरू कर दिए। एक ही चीज को बार बार पढ़ो तो जो उसमें जो इम्प्रूवमेंट होगा बहुत ज्यादा होगा। पर कुछ तो ऐसे कैटेगरी में है कि कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते। चलो, तो ये जो प्रोसेस है इम्पोर्टेंट है, सॉल्वे प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, इसको देख लो। तो सॉल्वे प्रोसेस के रॉ मटेरियल्स क्या है, ब्राइम सॉल्यूशन,
ये सब जो है ना 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। 10th क्लास में जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे वो जरूर पढ़े होंगे। सॉल्ट एक चैप्टर है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, याद है आप लोग को पढ़े थे 10th क्लास में? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट नाम का एक चैप्टर था। यस। चलो इसका हम प्रिपरेशन बता देते हैं, आप लोग का ऐसे ही टाइम खराब हो रहा है, आप लोग बिजी आदमी है। तो देखो रॉ मटेरियल्स, इसका प्राइम सॉल्यूशंस। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर, कैसे विंड का आवाज आ रहा है सर। अभी ठीक है सर। देखो तो ये पहला स्टेप क्या होता है इसका, दैट इज अमोनिया टावर या अमोनिया एब्जॉर्बर बोलते हैं। ये बेसिकली 3 स्टेप में होता है। एक तो अमोनिया टावर, दूसरा कार्बोनेशन टावर, और तीसरा क्या होता है देखो दैट इज कैल्सिनेशन, और चौथा रिकवरी टावर। तो पहला टावर में क्या होता है, अमोनिया टावर में क्या होता है, सैचुरेशन ऑफ ब्राइम सॉल्यूशन विथ अमोनिया। एक्चुअली ना ये जो ब्राइम सॉल्यूशंस है, ब्राइम सॉल्यूशंस है, ब्राइम सॉल्यूशन के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होता है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड भी मिला रहता है। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का इम्प्योरिटीज रहता है। हेलो सर। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। अच्छा नहीं आ रहा है आवाज? अच्छा किसी का डाउट था ना, डाउट? सर, मैंने एक क्वेश्चन डाला था ग्रुप में, उसमें था कि दो फंक्शनल आइसोमर्स था, उनका नेमिंग थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। मैंने कॉपी में, आप कॉपी में लिखाए थे, लेकिन वो मैंने शायद थोड़ा
गलत लिखा था, इसलिए वो अच्छा कंफर्मेशन के लिए आपको भेजे थे ग्रुप में। अच्छा अच्छा, मुझे तो पता नहीं है। और किसी का डाउट नहीं था? सर मैं आपको भेजा था। अच्छा, तो क्या उसमें क्या दिक्कत था? तो सर प्रैक्टिस उसमें कर रही एक हम्म। सर प्रैक्टिस कर रही थी तब वो सर नहीं हो रहा था इसलिए। अच्छा, नहीं हो रहा था। एक बार बताओ मुझे जल्दी। सर क्या बोला आपने? हम्म। ये जैसे क्वेश्चन था, अगर देखेंगे कि अगर मैं पूछे BH4 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, या ऐसा है H3O+, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? ये तो BH4 फर्स्ट माइनस बना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा उसके बाद। ये BH4 माइनस कैसे बना होगा? BH3 और H माइनस कंबाइन किया हुआ तब जाकर BH4 माइनस बना होगा। ऐसे ही बना होगा ना? और ये मैं जरूर यस BH3 सर। का स्ट्रक्चर आपको आता होगा बनाने के लिए। यस सर। ये BH3 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर बोरॉन के वैलेंसेस में देखोगे 6 इलेक्ट्रॉन है या नहीं? यस सर। अब यहाँ पर देखो, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ल्यूइस एसिड है। यस सर। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये पूछ रहे थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का कंडीशन क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का कंडीशन यही होता है कि अगर ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो ए के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। ये कंडीशंस है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, यही कंडीशंस है। ए के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या होना चाहिए? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। और बी के पास क्या? वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए, तब जाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये ल्यूइस एसिड H माइनस क्या करेगा बताओ? H माइनस के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। H माइनस हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन, माइनस है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या करेगा? इसके साथ, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। ओके समझ रहे सर। हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अगर ये भी बताए थे, अगर याद हो, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो देख रहे हो ना, ये डोनर एटम है, और ये जो देख रहे हो ये एक्सेप्टर एटम, ये BH3 है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिए, कंडीशन इज अ डोनर एटम, जो डोनर एटम के ऊपर क्या करना? प्लस साइन देना, तो प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। और ये एक्सेप्टर एटम है, इसलिए क्या? एक्सेप्टर एटम के ऊपर माइनस साइन देना। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो एक ये बना कैसे होगा? एक्चुअली इट इज फॉर्म्ड बाय वाटर प्लस क्या? H+, ऐसे ही बना होगा ना? क्या आपको यस वाटर सर। का स्ट्रक्चर आता है? देखो ये वाटर का यस सर। स्ट्रक्चर है, हाँ सर आता है। ये वाटर का स्ट्रक्चर है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है? इसका ऑक्टेट पूरा हुआ है, बताओ। ऑक्सीजन का 8 हो 2 गया 4 सर। 6 8, ऑक्टेट भी पूरा हो चुका है। और यहाँ पर H+ है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशंस क्या है? लोन पेयर होना चाहिए, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स है, वैकेंट ऑर्बिटल्स है, तुरंत क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। हाँ समझ रहे सर। हो? हाँ हाँ सर। क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा बताओ? NH4+ में NH4+ कैसे बना होगा? हाँ सर हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है एक और H+ है। हम्म। और ये H+ है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और साथ ही साथ इसके पास क्या? वैकेंट ऑर्बिटल्स।
ओके सर। हाँ हो सर। जाएगा। हाँ सर। अब यहाँ पर देखो एक चीज है, एक टर्म होता है क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है बताओ। सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। हम्म सेम इलेक्ट्रॉन सर प्रेजेंट होगा वैलेंस शेल में। हाँ, सेम इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आइसो स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। स्ट्रक्चर सेम होगा, वो हम्म? हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, स्ट्रक्चर मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन था आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कौन सा पेयर जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो स्ट्रक्चरल है, तो क्या वो फाइंड कर लोगे। हाँ सर। हाँ हाँ जैसे अगर इसमें कार्बोनेट आयन में, कार्बोनेट आयन में अगर पूछे कि कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसे काउंट करेंगे, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करो। कार्बन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 4 होता है सर। 4 होता है। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6 होता है सर। 6 होता है। 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और -2 है इसलिए +2, तो टोटल कितना 24 इलेक्ट्रॉन। तो हाँ इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करोगे। ये समझ में आया, हाँ सर। ये हो हाँ जाएगा ये सर। वाला क्वेश्चन। ये सर हो जाएगा। अगर SO2 है, SO2 में अगर पूछे, इसमें पूछे कि नंबर ऑफ जो भी p पाई d पाई बॉन्ड, तो क्या बोलोगे बताओ। ऐसा पूछ दिया कि SO2 में कितना नंबर ऑफ p पाई d पाई बॉन्ड होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको समझो। ये SO2 का स्ट्रक्चर है, SO2 का स्ट्रक्चर बनाना आता है। हाँ ये सर। इसका सर। हाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन सर, सल्फर का। sp3 हो जाएगा। sp2 होगा अच्छा सर। sp3 हो जाएगा, sp2 सल्फर का होगा सर। sp3 हो जाएगा। हम्म सर SP2 सर। sp2 होगा सर, गलती से बोल। अच्छा sp2 होगा, sp2 होगा। और साथ ही साथ अगर एक लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका। एंगुलर स्ट्रक्चर होगा सर। हाँ, एंगुलर या बेंट बोलते हैं इसको, एंगुलर या बेंट, या वी शेप भी बोला जाता है। तो देखो यहाँ पर हाँ सर। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ समझने की कोशिश करो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि एक s और 2 p यूज हुआ होगा, समझ रहे हो। ये सर। मतलब हाँ सर। इस सल्फर के पास एक p पड़ा हुआ है। p टोटल 3 होते हैं, px होते हैं, py होते हैं, pz होते हैं। 2p हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गया। एक p यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस सल्फर के पास एक p पड़ा हुआ है। ये सब सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ये लोन पेयर है। अब ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हो, ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा। ऑक्सीजन के पास कभी भी डी नहीं होते हैं, ऑक्सीजन के पास पी ही होता है। डी का सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास कभी भी डी नहीं होता है। तो ये ऑक्सीजन के पास क्या है, हमेशा पी यूज होगा, पी वाला यूज होगा। और इस सल्फर के पास एक पी पड़ा हुआ है, एक पी पड़ा हुआ है, तो हम बोल देंगे ये जो बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड जो देख रहे हो ना, दैट इज पी पाई डी पाई बॉन्ड। मतलब ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल यूज हुआ, और ये सल्फर पी पाई बॉन्ड, और इस सल्फर का भी एक जो पी बचा हुआ यूज हो गया। अगर ये पूछे ये बॉन्ड कैसा होगा, ये बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का हम जानते हैं पी पाई यूज हुआ, सल्फर का पी यहाँ पर यूज हो गया, तो अब क्या बचा, डी पाई। क्या समझ रहे हो बताओ। ये सर। अगर हम आपसे पूछे कि SO3 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, SO3 में नंबर ऑफ पी पाई सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन सर SO3 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन सर sp2 होगा। sp2 होगा।
मतलब sp2 होने का मतलब है इस सल्फर के पास एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है और OP ऑर्बिटल्स को क्या करेगा, OP ऑर्बिटल्स को लेटरल ओवरलैपिंग करके हमेशा पाई बॉन्ड बनाना प्रीफर करेगा, तो ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हो ना, ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हो, इट इज फॉर्म्ड बाय पी पाई ओवरलैपिंग। मतलब ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल यूज हुआ और सल्फर का भी p ऑर्बिटल यूज हुआ। अगर ये पाई बॉन्ड पूछा तो ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा बताओ? सर वो दो पाई बॉन्ड पी पाई डी पाई हो जाएगा। हाँ बिल्कुल गुड, p पाई डी पाई। तो आप समझ में आ गया कैसे p पाई डी पाई करते हैं? हाँ सर, समझ में आ गया। एक लास्ट बता दो, क्लोरेट आयन में बताओ मुझे कि उसमें p पाई कैसा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो बनेगा, इसको पर क्लोरेट आयन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी मैं बना देता हूँ लोग। हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3 हो जाएगा। sp3 हो जाएगा। तो क्या इसमें p पाई बॉन्ड होगा कभी? नहीं नो सर, सर। p ऑर्बिटल्स तो p तो यूज हो गया, हाँ सर। यूज हो गया। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो कभी भी दिमाग में बैठा लो कि कभी भी p पाई बॉन्ड होगा ही नहीं, या जब भी होगा तो p पाई डी पाई मतलब SO4 ClO4 माइनस में ये जो तीनों पाई बॉन्ड दिख रहा है दे आर p पाई डी पाई। ये बात समझ रहा है? यस सर। हाँ और कौन क्वेश्चन था बताओ? और डाउट था कुछ? हाँ सर था। बताओ जल्दी से। सर एक क्वेश्चन था कि which bonds are not identical then ClF3 AlF3 BF3 and NF3 for कौन सा बॉन्ड? not identical bond। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन क्या? सर ऑप्शन था ClF3 AlF3 BF3 and NF3। ClF3, यही तो ऑप्शन हो जाएगा ClF3। देखो जिसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d आ गया उसमें ऑल बॉन्ड आर नॉट आइडेंटिकल। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ बताएगा कोई रीजन? हाँ सर, वो दो इक्विटोरियल 3 इक्विटोरियल 2 एक्सियल हो जाएगा। हाँ, इसमें एक इक्वेटोरियल्स होगा और एक एक्सियल्स होगा, और हमको पता है कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। हाँ सर। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? सर sp3d हो जाएगा। तो अगर sp3d हो जाएगा तो इसी में क्या होगा, आइडेंटिकल्स नहीं होगा। हाँ सर, वो दिमाग में नहीं आया था तब। अच्छा ये भी बताया था इसमें लोन पेयर को कहाँ रखा जाए बताओ, लोन पेयर को रखने का जगह बताओ। सर लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन में लोन पेयर होता है, एक्सियल पोजीशन में वो बिल्कुल लेस बिल्कुल इलेक्ट्रॉन। इक्विटोरियल पोजीशन पर हमेशा लोन पेयर को रखा जाता है अकॉर्डिंग टू बेंट्स रूल। डबल बॉन्ड को कहाँ रखते हैं? सर इक्विटोरियल पोजीशन में डबल बॉन्ड। हाँ, इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी डबल बॉन्ड रखते हैं। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ रखा जाता है? सर वो एक्सियल पोजीशन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एक्सियल पोजीशन पर रखा जाता है। ओके ठीक है। और कौन सा डाउट था? सर हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स विल बी इन एलो आइसोसाइनाइड? हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, स्ट्रक्चर क्या था, नाम बताओ उसका? सर एली आइसोसाइनाइड। एलाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। अलाइल आइसोसाइनाइड। तो एलाइल आपको बताओ, विनाइल और एलाइल ये बताया था, इसको क्या बोलते हैं? अलाइल ग्रुप बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? सर इसको विनाइल पोजीशन। इसको विनाइल बोलते हैं, इसको अलाइल बोलते हैं। आइसोसाइनाइड जोड़ दो यहाँ पर। अब इसमें सर हो जाएगा। अब हो जाएगा। हाँ सर। और बताओ जल्दी से।
सर एक क्वेश्चन था कि which of the following oxide is expected to be exhibit paramagnetic behavior, then CO2, ClO2, SO2 पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर चेक करना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, जैसे जैसे बताओ तो क्या था Cl, सर फर्स्ट था CO2, then ClO2, then SO2 and SiO2. सेकंड ऑप्शन क्या था? ClO2. ClO2, यही तो होगा। क्यों ऐसा बोला? इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो, इसका स्ट्रक्चर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ऐसे भी देखो, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, अगर ऐसे पता स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हो तो इसमें आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किया करो। अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे इट विल कम ऑड नंबर। क्लोरीन के वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन्स? 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन का 7, और ऑक्सीजन के वैलेंस में टोटल 12 हो जाएगा। 6 टोटल 12, कितना आ जाएगा बताओ? 19 आ जाएगा, ऑड नंबर। पैरामैग्नेटिक नेचर, जैसे NO कैसा मॉलिक्यूल्स है? तो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसके पास 7, इसके वैलेंस सेल्स में 5 और इसके वैलेंस सेल्स में 6, 11 इलेक्ट्रॉन। ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है, समझ रहे हो? यस। और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक इन नेचर्स। और बताओ। सर एक था कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था। हाँ, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो उसमें एक सेलेनियम है ना, सेलेनियम क्या है बताओ? सेलेनियम, थर्ड ऑप्शन बताओ। सर ACF2 था एंड CH4 ऑफ द सेम शेप ऐसा था। CH4 एंड ACF4 सेलेनियम। तो यही तो हो जाए ऑप्शन। मीथेन का स्ट्रक्चर होता है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर। और ये कौन है? ऑक्सीजन फैमिली का है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, ये ऐसी ही था ना? हाँ सर, हाँ। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, इसके वैलेंस सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो सेलेनियम देखो यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाया भी है और 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड और 2 6, एक लोन पेयर भी है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना हो जाएगा सेलेनियम का, बताओ मुझे? फिर sp3d2 हो जाएगा। sp3d होगा, sp3d होगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 है, sp3d है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन ही अलग होगा, तो ज्योमेट्री तो अलग होना ही है ना। सर फर्स्ट ऑप्शन था pH5 एंड pH5 pH5 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। pH5, हाँ, ऑल दो PCl5, PBr5 एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करते हैं, बट TF5 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास, इसका भी रीजंस होता है, हाइड्रोजन के पास सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होने के कारण इस फॉस्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट नहीं कर पाता है। इसलिए ये जो फॉस्फोरस होता है अपना 5 ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाता है, इसलिए PF5 कभी नहीं बनता है। समझ गया ये चीज? समझ गई? तो उसमें यही जो है रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, अदर्स आर करेक्ट। सर रॉन्ग स्टेटमेंट तो सही किया सर, वो ऑप्शन के लिए आपको क्वेश्चन भेजा था pH5 हाँ, तो ऑप्शंस के लिए तो थर्ड ही होगा ना। थर्ड में क्या है बोला? नहीं ये सर, दोनों का pH5 सेम। एंड BiCl5 के लिए आपको भेजा था कि वो। हाँ, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि दे डू नॉट एग्जिस्ट। यस सर। समझ? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब सही है। हाँ सर, वो रीजन मुझे पता नहीं था इसलिए आपको। अच्छा, अब पता हो गया ना कि ये PF5 में हाइड्रोजन का सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता है, इसलिए फॉस्फोरस का पांचों डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए इंटरमिक्सिंग नहीं होता, हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बन पाता है। बट PCl5 में PCl5 बन जाता है, क्योंकि क्लोरीन का सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण फॉस्फोरस पर सफिशिएंट पॉजिटिव कैरेक्टर, इसलिए 5 डी ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होने के कारण हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आसानी से बन जाता है। समझ गई? यस सर। चलो, और सर और नहीं। चलो, ओके। तो ये भी जो चैप्टर्स है
क्या हुआ? सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सर कुछ डाउट था सर, आपको तो उसको बाद में देखेंगे। ओके उसको भेज देना, ठीक। मैं होगा तो बनाकर भेज दूंगा, बट मुझे बनाने से अच्छा लगता है कि फेस टू फेस तुरंत बता दिया। हाँ सर, ये थोड़ा ये सर वो क्लास के बाद सर बोल दीजिए। ठीक है, तुम भेज देना, फिर मैं देखूंगा उसको, ठीक। और अगले क्लास से मैं ये वाला चैप्टर्स क्या करूंगा, इसमें आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, अब नहीं है, जो समझ में नहीं आएगा हमसे पूछ लेना। और फिर थोड़ा सा होगा ओवरव्यू दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। अगले क्लास से मेरा मेन मोटो है डीएनए ब्लॉक को स्टार्ट करना, और आज ही मैं डीएनए ब्लॉक का नोट्स भेज दूंगा। समझ गया? यस सर। चलो आज के लिए इतना है। थैंक यू सर।